नमस्कार। मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। हड़कंप मचा हुआ है पूरे विपक्ष में। आम आदमी पार्टी में इस वक्त खलबली मची हुई है। दो दो सम्मन अरविंद केजरीवाल को मिल चुके हैं। एक तो सबको पता ही था कि जो शराब घोटाला है उसमें ईडी की सम्मन भेजने की प्रक्रिया पर कहीं कोई रोक नहीं लगाई गई है। ईडी सम्मन भेजेगी, अरविंद केजरीवाल को पेश होना है या नहीं पेश होना है ये उनकी समस्या है, लेकिन उनकी दिक्कतें अब बढ़ रही हैं। और दूसरी तरफ दिल्ली जल बोर्ड घोटाले में भी सम्मन अरविंद केजरीवाल को मिल गया है, जिसमें उन्हें कल यानी कि 18 तारीख को ईडी के सामने पेश होना है। ये सम्मन देखकर जरूर आम आदमी पार्टी हिल गई है, क्योंकि उन्होंने ये नहीं सोचा था कि दिल्ली जल बोर्ड का घोटाला भी इतनी जल्दी सामने आ जाएगा। एक के बाद एक करके सारे घोटाले सामने आएंगे। अब बार बार आप ये तो नहीं कह सकते ना कि चुनाव प्रचार के लिए रोक रहे हैं। पहले जब पहला सम्मन मिला था अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले में ईडी का, तो कहा गया था कि 5 राज्यों में चुनाव प्रचार से केजरीवाल को रोकना चाहती है बीजेपी, इसलिए सम्मन भिजवाया। और अब ये जो 9वां सम्मन आया है शनिवार शाम को, उसके बारे में कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में प्रचार से रोकना चाह रही है। वैसे अरविंद केजरीवाल की पार्टी में दिक्कत की बात तो यह है कि उनके एकमात्र स्टार कैंपेनर केजरीवाल ही बाहर हैं। वो दो स्टार कैंपेनर, जो लिस्ट बनाई गई थी, आपको याद होगा 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के दौरान जो लिस्ट तैयार की गई थी आम आदमी पार्टी की तरफ से, उसमें तीसरे नंबर पर सिसोदिया थे, 5वें नंबर पर संजय सिंह थे, लेकिन दोनों के दोनों तिहाड़ जेल में थे। तो उस दौरान भी सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल ने ही कैंपेन किया था। खैर, उन चुनावों में मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में या राजस्थान में क्या हाल हुआ था आम आदमी पार्टी का, वो सबके सामने है। लेकिन अब जो खलबली मची हुई है उसमें अरविंद केजरीवाल को खुश इसलिए होना चाहिए क्योंकि उन्हें साथ मिल गया है राहुल गांधी का। राहुल गांधी कूद गए हैं इस पूरे विवाद में। पहले उन्होंने अरविंद केजरीवाल को जो सम्मन मिल रहे थे उस पर कभी कुछ नहीं कहा। राहुल गांधी ने तो एक बार भी अरविंद केजरीवाल से मुलाकात भी नहीं की है, जबकि अरविंद केजरीवाल गठबंधन से पहले हर हाल में उनसे मिलना चाहते थे, लेकिन दोनों के बीच कभी मुलाकात संभव नहीं हो पाई। लेकिन अब वही राहुल गांधी ईडी और सीबीआई के अधिकारियों को धमका रहे हैं और एक तरह से अरविंद केजरीवाल के पाले में खड़े नजर आ रहे हैं। तो पहले आपको बताती हूं कि राहुल गांधी ने किस तरह की टीका टिप्पणी की है ईडी और सीबीआई को लेकर और चुनाव आयोग को लेकर। फिर आगे बढ़ते हैं। ये देखिए राहुल गांधी ने क्या कहा है। कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश की संस्था, चाहे वो ईडी हो, भारत का चुनाव आयोग हो या फिर सीबीआई हो, अब ये देश की संस्थाएं नहीं बल्कि बीजेपी और आरएसएस के हथियार हैं। आगे राहुल गांधी ने एक गारंटी भी दी है। देखिए, अपने लोकसभा चुनाव में वो अपनी पार्टी की जीत की गारंटी तो नहीं देते हैं और ये भी गारंटी नहीं देते हैं कि उनकी पार्टी बिल्कुल इंटैक्ट रहेगी, जो जाने थे वो चले गए, आगे पार्टी में तोड़फोड़ नहीं होगी, इस बात की गारंटी भी नहीं देते हैं। लेकिन एक चीज की गारंटी वो जरूर दे रहे हैं। उनका आगे कहना था, अगर इन संस्थाओं ने अपना काम किया होता तो ये ऐसा नहीं होता। उन्हें इस बारे में सोचना चाहिए कि एक दिन, जी हां, गौर फरमाइएगा इस बात पर, उन्हें इस बारे में सोचना चाहिए कि जब एक दिन बीजेपी सरकार बदलेगी तब कार्रवाई होगी और कार्रवाई ऐसी होगी कि दोबारा ऐसी चीजें नहीं दोहराई जाएंगी, मैं गारंटी देता हूं। राहुल गांधी ने यह गारंटी दी है कि जब बीजेपी की सरकार नहीं रहेगी तो ईडी और सीबीआई के अधिकारियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी, चुनाव आयोग के अधिकारियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी कि दोबारा ऐसी चीजें नहीं दोहराई जाएंगी। इस बात की मैं गारंटी देता हूं, ये राहुल गांधी ने कहा है। जबकि राहुल गांधी के पास इस बात की कोई गारंटी है ही नहीं कि उनकी पार्टी का क्या होगा इन लोकसभा चुनाव में। क्या रोड मैप है कांग्रेस पार्टी का या इंडिया अलायंस का? पीएम मोदी को गालियां देने के अलावा उनका और एजेंडा क्या है? इस बारे में राहुल गांधी बात नहीं करते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि मैं गारंटी देता हूं कि अगर यदा कदा कभी उनकी सरकार बन गई तो फिर वो ईडी और सीबीआई के खिलाफ, उनके अधिकारियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि ये चीजें दोबारा नहीं दोहराई जाएंगी। यानी कि तब जो राजनेता होंगे उन्हें भ्रष्टाचार करने का लाइसेंस दे दिया जाएगा। वो भ्रष्टाचार करते रहेंगे लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, ये कहना चाह रहे हैं राहुल गांधी। और इस बात की उन्होंने मीडिया के सामने गारंटी भी दी है। आप सोचिए किस कदर ईडी और सीबीआई की कार्रवाई से इस वक्त जो विपक्ष है वो हाल बेहाल है।
किस तरह से घुटनों पर आ गए हैं सबके सब। राहुल गांधी खुद नेशनल हेराल्ड मामले में जमानत पर है, भ्रष्टाचार के आरोप है गांधी परिवार पर उसको लेकर, और अब सबको डर ये लग रहा है कहीं मेरा नंबर ना लग जाए। और गौर करने वाली बात यह है कि एक दिन पहले शनिवार को पीएम मोदी इंडिया टुडे कॉन्क्लेव कार्यक्रम में गए थे। वहां पर उन्होंने ईडी के अधिकारियों की जमकर तारीफ की है कि वो बिना किसी खौफ के राजनेताओं के खिलाफ बिना किसी दबाव के काम कर रहे हैं, और ईडी और सीबीआई बिल्कुल स्वतंत्र जांच एजेंसियां हैं। जो मामले उनके पास है उनकी तहकीकात वो कर रहे हैं। और इस मौके पर पीएम मोदी ने एक बार फिर साफ कहा कि उनकी सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है, और उस नीति पर वो कायम है। और इसीलिए ईडी हो या सीबीआई हो या कोई और जांच एजेंसी हो, सबको फ्री हैंड दिया गया है। इस मौके पर पीएम ने एक आंकड़ा भी बताया जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगी। पीएम मोदी ने कहा कि 2014 तक पीएमएलए के तहत 1800 मामले दर्ज किए गए थे, जबकि पिछले 10 साल में, जब से एनडी की सरकार है, 4700 मामले दर्ज किए गए हैं। 2014 तक केवल 5000 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की गई थी, लेकिन 10 सालों में अभियोजन की शिकायतें 10 गुना बढ़ गई हैं और हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त की गई है ईडी की तरफ से। यानी कि आप देखिए किस तेज रफ्तार से ईडी कार्रवाई कर रही है। ये आंकड़ा दिखाकर पीएम मोदी ये बताने की कोशिश कर रहे थे। और अब जाहिर सी बात है, जब ईडी और सीबीआई इतनी तेज रफ्तार से काम कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं बिना किसी खौफ के, तो फिर जो विपक्ष है उसके तो छक्के छूटेंगे ही। और आपको याद होगा पिछले साल विज्ञान भवन में विजिलेंस की एक बैठक थी जिसको पीएम मोदी ने संबोधित किया था। उस बैठक में भी उन्होंने सीबीआई और ईडी के अधिकारियों से साफ साफ कहा था कि वो बिना किसी खौफ के, निडर होके किसी भी राजनेता के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। जिसके खिलाफ उन्हें शिकायत मिले उसके खिलाफ उन्हें कार्रवाई करनी है। ये पीएम मोदी ने जांच एजेंसियों को पहले से निर्देश दिए हैं। तो अब जब जांच एजेंसियां निडर होकर, बेखौफ होकर, स्वतंत्र होकर राजनेताओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही हैं, तो विपक्षी पार्टियों के राजनेताओं के पेट में दर्द हो रही है। और फिर आपको यह भी दिखाती हूं कि सीबीआई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यूपीए के शासनकाल के दौरान क्या टिप्पणी की थी। पिंजरे का तोता कहा था सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने। कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाले में सीबीआई जांच की प्रगति रिपोर्ट में सरकार के दखल पर कड़ी नाराजगी जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और जांच एजेंसी दोनों को फटकार लगाई थी। कोल ब्लॉक आवंटन हजारों करोड़ का घोटाला, सीबीआई इसकी जांच कर रही थी और इसमें उस वक्त की यूपीए सरकार के मंत्री फंसे हुए थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रगति रिपोर्ट है सीबीआई की, उसमें मनमोहन सरकार के दखल को लेकर ये कड़ी टिप्पणी की थी। उन्होंने केंद्र सरकार जो उस वक्त की थी उसे भी घेरा था और जांच एजेंसी यानी सीबीआई को भी घेरा था। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई पिंजरे में बंद ऐसा तोता बन गई है जो अपने मालिक की बोली बोलता है। मालिक कौन था उस वक्त सीबीआई का? मनमोहन सरकार। और ये कोई और नहीं कह रहा था, विपक्ष आरोप नहीं लगा रहा था, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की थी कि सीबीआई पिंजरे में बंद तोता है जो अपने मालिक की जुबान बोलता है। आगे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था ये ऐसी अनैतिक कहानी है जिसमें एक तोते के कई मालिक हैं। मतलब सिर्फ डॉक्टर मनमोहन सिंह ही उनके मालिक नहीं थे, गृह मंत्री उस वक्त के मालिक थे। इसके अलावा सारी फाइलें तो 10 जनपद पर जाती थी। तो बहुत सारे लोग उस वक्त सीबीआई की कार्रवाई में दखल अंदाजी कर रहे थे। उस तरफ सीधे सीधे इशारा किया था सुप्रीम कोर्ट ने। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये ऐसी अनैतिक कहानी है जिसमें एक तोते के कई मालिक हैं। सर्वोच्च अदालत ने रिपोर्ट में बदलाव पर सीबीआई, प्रधानमंत्री कार्यालय और कोयला मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों की कड़ी आलोचना की थी। तब उन्होंने सीबीआई से कहा था कि सीबीआई को सभी दबावों से निपटना आना चाहिए। तब सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को ये मैसेज दिया था, संदेश दिया था कि उन पर जो राजनीतिक दबाव होता है उससे उन्हें निपटना आना चाहिए। बिना राजनीतिक दबाव के उन्हें काम करना चाहिए। ये सीबीआई के लिए कहा जा रहा था। राहुल गांधी जो कह रहे हैं कि वो सबक सिखाएंगे ईडी और सीबीआई के अधिकारियों को जब कभी सत्ता में आएंगे, तो यही तो था तब भी। यूपीए के शासनकाल में ऐसे ही तो काम करता था ये पिंजरे में बंद तोता सीबीआई।
तब तो सब डरे सहमे रहते थे, क्योंकि तब यूपीए सरकार में कोई उन्हें काम करने ही नहीं देता था। एक साथ कितने लोग उन पर हुक्म चलाते थे, दखलंदाजी करते थे। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है, एक ऐसी अनैतिक कहानी है जिसमें एक तोते के कई मालिक हैं, कि कोई और नहीं कह रहा था, देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा था। उस वक्त राहुल गांधी कहां थे? तब राहुल गांधी को बोलना चाहिए था ना, तब बताना चाहिए था कि पिंजरे में बंद तोता नहीं है सीबीआई। तब सीबीआई को फ्री हैंड नहीं दिया गया था, इसलिए इस तरह की टीका टिप्पणियां, इस तरह की बातें सुप्रीम कोर्ट को कहनी पड़ी थी। और आज राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर कभी जब उनकी सरकार आएगी तो ये जो सीबीआई और ईडी के अधिकारी हैं और चुनाव आयोग के अधिकारी हैं, इनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी कि ये याद रखेंगे, दोबारा इस तरह की कार्रवाई किसी राजनेता के खिलाफ नहीं करेंगे। यही राहुल गांधी कहना चाह रहे हैं ना। और जब उनकी अपनी सरकार थी तो पिंजरे में बंद तोता था सीबीआई, और वो अरेंजमेंट राहुल गांधी को पसंद था, कांग्रेस को पसंद था, विपक्ष को पसंद था। और वही अरेंजमेंट दोबारा लाने की बात राहुल गांधी कह रहे थे जब मीडिया से बात कर रहे थे। अब आप ये देखिए कि राहुल गांधी ने तो जो कहना था कह दिया ईडी, सीबीआई और चुनाव आयोग को लेकर। आतिशी मार्लेना जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी में नंबर 2 पर है, सबसे ज्यादा विभाग दिल्ली सरकार में उन्हें मिले हुए हैं। 2 सम्मन उनके आका को थमा दिए गए हैं ईडी की तरफ से। एक सम्मन में तो 21 मार्च को पेशी होनी है शराब घोटाले वाले मामले में, जहां पर 9वां सम्मन है। लेकिन जो जल बोर्ड वाला सम्मन है उसमें तो कल सुबह ईडी के सामने अरविंद केजरीवाल को पेश होना है। तो इस ऐसे में आप समझ सकते हैं कि आतिशी मार्लेना किस कदर बौखलाई हुई है। उन्होंने ईडी को लेकर किस तरह की टिप्पणी की है वो भी देखिए। आतिशी मार्लेना ने कहा कि केजरीवाल को एक साथ 2 सम्मन भेजे गए हैं, ये एक तरह से गुंडागर्दी है। आज ईडी और सीबीआई मोदी के गुंडे बनकर रह रहे हैं। जो मोदी का विरोध करता है, ईडी और सीबीआई उसके खिलाफ कार्रवाई करती है, ये कह रही हैं आतिशी मार्लेना। ईडी और सीबीआई को गुंडा कह रही है, एक तरह से उन्होंने गुंडागर्दी मचा रखी है, क्योंकि वो अरविंद केजरीवाल को एक के बाद एक 9 सम्मन भेज चुके हैं शराब घोटाले में। और मजेदार ये कि आतिशी मार्लेना ने यह भी कहा कि अरविंद केजरीवाल को तो एक दिन पहले जमानत मिल गई है राउज एवेन्यू कोर्ट से। पता नहीं आम आदमी पार्टी के नेताओं को ऐसा क्यों लगता है कि अगर वो एक झूठ को बार बार परोसेंगे, अलग अलग प्लेटफॉर्म से परोसेंगे, तो वो सच बन जाएगा और देश की जनता को पता ही नहीं चलेगा कि अरविंद केजरीवाल को जमानत किस मामले में मिली। आतिशी मार्लेना ये बताने में लगी हुई है, ये नैरेटिव सेट करने में लगी हुई है कि अरविंद केजरीवाल को तो शराब घोटाले से जुड़े जिस मामले में ईडी सम्मन भेज रही है उस मामले में जमानत मिल गई है। जबकि सबको ये समझना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल को जमानत सिर्फ और सिर्फ उस मामले में मिली है जो मजिस्ट्रेट कोर्ट में था, जो ईडी ने 2 बार शिकायत की थी मजिस्ट्रेट कोर्ट में, जिसमें ईडी ने कहा था कि अरविंद केजरीवाल पहले 3 सम्मन के लिए भी उनके सामने हाजिर नहीं हुए, फिर बाद में जो बाकी के 5 सम्मन थे, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, उसके लिए भी उनके सामने पेश नहीं हुए। ये शिकायत की थी 2 बार ईडी ने मजिस्ट्रेट कोर्ट में, जिसके लिए अरविंद केजरीवाल ने खुद कहा था कि वो मार्च के पहले हफ्ते के बाद, बजट सत्र खत्म होने के बाद फिजिकली खुद हाजिर हो जाएंगे मजिस्ट्रेट कोर्ट में। लेकिन 2 दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने फिर वो ड्रामा किया जिससे कि वो कोशिश कर रहे थे कि वो पेशी से बच जाए। सेशंस कोर्ट तक गए थे लेकिन याचिका खारिज हो गई। फिर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था, तो वो शिकायतों वाला जो मामला था मजिस्ट्रेट कोर्ट में, दिव्या खोसला की अदालत में, वहां पर अरविंद केजरीवाल को पेश होना पड़ा। जब अरविंद केजरीवाल कोर्ट में पेश हुए तो पीएमएलए एक्ट की 174 धारा के तहत उनकी पेशी हुई थी। उसके तहत उनके खिलाफ कार्रवाई होनी थी और उसके तहत 1 महीने की सजा का प्रावधान है। कोर्ट ने कहा अरविंद केजरीवाल से कि या तो वो जमानत ले ले इस मामले में, या उन्हें अभी गिरफ्तार करके भेज दिया जाता है जेल में। तो अरविंद केजरीवाल को जमानत लेनी पड़ी। वो मामला था 2 शिकायतों वाला जो मजिस्ट्रेट कोर्ट में था। उस मामले में अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली है क्योंकि ईडी के पीएमएलए एक्ट की धारा 174 के तहत उसमें 1 महीने की सजा का प्रावधान है। अगर अरविंद केजरीवाल जमानत नहीं लेते तो उनकी गिरफ्तारी हो जाती, उनको 1 महीने जेल में गुजारना पड़ता, तब उन्हें मजबूरी में वो जमानत लेनी पड़ी। और आप देखिए कमाल आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं, नेताओं और मंत्रियों का, वो ये ढिंडोरा पीट रहे हैं मीडिया में आकर कि ईडी के शराब घोटाले से जुड़े मामले में अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई, जबकि
उस जमानत का ईडी के शराब घोटाले वाले मामले से कोई लेना देना नहीं है। दोनों अलग अलग मामले हैं। तभी तो 9वां सम्मन भेजा गया शनिवार शाम को अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले में, क्योंकि जमानत मिलने के बाद पूरे दिन उन्होंने ये नैरेटिव चलाया, ये फेक नैरेटिव चलाया कि अरविंद केजरीवाल को ईडी के मामले में जमानत मिल गई है। तो ईडी ने दिखा दिया कि कोई जमानत नहीं मिली है, जो जमानत मिली है वो अलग मामला है। और ये 9वां सम्मन उन्होंने शराब घोटाले में भेजा। तो ऐसे में आप सोचिए, हड़कंप तो मचना ही था आम आदमी पार्टी में। और ये जो दिल्ली जल बोर्ड घोटाला है, जिसके बारे में अरविंद केजरीवाल को सम्मन भेजा गया है, जिसमें कि उन्हें कल सुबह 18 तारीख को ईडी के सामने पेश होना है, उसको लेकर भी बड़ी हाय तौबा मची हुई है आम आदमी पार्टी में। आतिशी मार्लेना मीडिया के सामने आकर कहती हैं कि देखिए, ये सम्मन जो है ये पता नहीं कौन से घोटाले में भेजा गया है, हमें तो पता ही नहीं है। बात भी सही है उनकी, इतने सारे घोटाले हैं आम आदमी पार्टी के, हर एक विभाग में घोटाला है, तो वो कौन कौन सा घोटाला याद रखेंगी। इसीलिए वो कह रही थी मीडिया के सामने कि उन्हें तो याद ही नहीं कि ये कौन सा घोटाला है। लेकिन जिस तरह से ईडी केजरीवाल के पीछे पड़ गई है, उससे साफ लग रहा है कि वो केजरीवाल को गिरफ्तार करवाना चाहते हैं। वो कौन? मोदी सरकार, बीजेपी। वो नहीं चाहते कि लोकसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल प्रचार करे। तो ये साबित करने की कोशिश हो रही है कि मोदी सरकार, बीजेपी अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव से पहले हर हाल में गिरफ्तार करना चाहते हैं। मीडिया से बात करते हुए एक बार फिर आतिशी मार्लेना ने कहा कि ईडी गैर कानूनी सम्मन बार बार अरविंद केजरीवाल को भेज रही है। तो बात तो फिर वही आ जाती है ना कि अगर ईडी का सम्मन गैर कानूनी है, अवैध है, तो अरविंद केजरीवाल अदालतों का दरवाजा क्यों नहीं खटखटाते उसके खिलाफ? राउज एवेन्यू कोर्ट क्यों नहीं जाते कि उन्हें गैर कानूनी सम्मन भेज रही है ईडी? दिल्ली हाई कोर्ट क्यों नहीं जाते? सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाते? अगर उनके खिलाफ जांच एजेंसी इतना गैर कानूनी काम कर रही है, गैर कानूनी तरीके से उनको सम्मन बार बार भेजे जा रहे हैं, 9 सम्मन आ चुके हैं, तो अब तो अरविंद केजरीवाल को किसी ना किसी अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहिए, बताना चाहिए कि कैसे उनको ईडी परेशान कर रही है, बिना मतलब कि उनको बार बार सम्मन भेजे जा रहे हैं। अब तक तो अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाना चाहिए था। लेकिन ईडी के सम्मन के खिलाफ अरविंद केजरीवाल ना राउज एवेन्यू कोर्ट में जाएंगे, ना दिल्ली हाई कोर्ट में जाएंगे, ना सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। लेकिन हर प्लेटफॉर्म पर उनके नेता, प्रवक्ता, मंत्री इसी तरह से शोर मचाएंगे, इसी तरह से ईडी के सम्मन को बार बार गैर कानूनी बताएंगे। अगर ईडी का सम्मन गैर कानूनी होता तो एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट में इसी सम्मन को खारिज कर दिया गया होता। जब ईडी की टीम 7 फरवरी को और फिर 7 मार्च को शिकायत लेकर पहुंची थी मजिस्ट्रेट कोर्ट में, तो उस वक्त उनकी तरफ से सबूत दिखाए गए थे कि इस मामले में अरविंद केजरीवाल से पूछताछ जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट का प्रेशर है कि 6 महीने के अंदर निचली अदालत में शराब घोटाले में ट्रायल पूरा किया जाए। और इस मामले में ट्रायल तब तक शुरू नहीं हो सकता जब तक कि अरविंद केजरीवाल से पूछताछ नहीं होगी। लेकिन 8-8 सम्मन भेजे गए, देखिए वो हाजिर नहीं हो रहे। तब सम्मन किसे भेजा था मजिस्ट्रेट कोर्ट ने? अरविंद केजरीवाल को 2-2 सम्मन भेजे थे। अगर ईडी का सम्मन गैर कानूनी होता तो यकीन मानिए उसी दिन मजिस्ट्रेट कोर्ट में ईडी के सम्मन को ही खारिज कर देते जज महोदय। सीधे सीधे कह देती कि ईडी का सम्मन गैर कानूनी है, अरविंद केजरीवाल को सम्मन भेजने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन उन्होंने भी अरविंद केजरीवाल को ही सम्मन किया, ईडी से कुछ नहीं कहा। अगर सम्मन गैर कानूनी होता ईडी का तो वो सीधे सीधे उनकी शिकायत को खारिज कर देती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और आम आदमी पार्टी अलग ही तरह का राग अलाप रही है। अभी भी कह रही है आतिशी मार्लेना गैर कानूनी है। और आतिशी मार्लेना वही है ना जिन्होंने आरोप लगाया था कि बीजेपी ने उनके 7 विधायकों को खरीदने की कोशिश की, 25-25 करोड़ रुपए ऑफर किए। और जब सबूतों की बात आई थी, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम नोटिस देने पहुंची थी कि सबूत दीजिए किस आधार पर ये आरोप लगाए हैं उन्होंने बीजेपी नेताओं पर, तो खुद भी गायब हो गई थी आतिशी मार्लेना और अरविंद केजरीवाल भी शीश महल में छिप गए थे। आज तक उस नोटिस का जवाब नहीं दिया इन दोनों नेताओं ने, सिर्फ आरोप लगाए थे बीजेपी पर कि उनकी सरकार को गिराने के लिए खरीद फरोख्त हो रही है। और अरविंद केजरीवाल ने जो ये क्राइम ब्रांच ने नोटिस भेजा था, इसका जवाब बजट सत्र में दिया था
कि 2 विधायक हैं, नाम नहीं बताए थे उनके, 2 विधायक हैं जो अलग अलग आए थे अरविंद केजरीवाल के पास। एक ने कहा था कि उनके रिश्तेदारों के घर पर ऑफर किया गया, एक ने कहा कि उन्हें पार्क में ऑफर किया गया। क्या ये 25 करोड़ रुपए ऑफर किए जाने की डील्स पार्क और रिश्तेदारों के घरों पर होती हैं और सबूत किसी के पास नहीं? तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही थी, दिल्ली की जनता के बीच एक विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश हो रही थी कि देखिए उनकी बनाई हुई सरकार को, जिसको उन्होंने 62 सीटें दी आम आदमी पार्टी को, उस सरकार को गिरा रही है बीजेपी सरकार, मोदी सरकार। ये मैसेज उस वक्त देने की कोशिश हो रही थी, इसके अलावा कुछ नहीं। यानी कि एक और फेक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही थी आम आदमी पार्टी। लेकिन अरविंद केजरीवाल को अच्छे तरीके से पता है कि ईडी का सम्मन गैर कानूनी नहीं है, ईडी का सम्मन कानूनी ही है। सिर्फ वो बिना मतलब के ईडी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिर ये डायलॉग अब बहुत घिसा पिटा हो गया है कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, लेकिन ये बोलना पड़ता है। कब तक अरविंद केजरीवाल खुद को बचाएंगे? उन्हें पता है कि एक बार वो ईडी के सामने पेश होंगे तो फंस जाएंगे और लंबे नप जाएंगे। और डरा तो उन्हें के कविता भी रही है कि कविता 7 दिन के ईडी रिमांड पर है, अगले 7 दिन तक वो राज खोलेंगी, पता नहीं क्या क्या जानकारी देंगी अरविंद केजरीवाल को लेकर भी ईडी को। और क्या भरोसा, वो सरकारी गवाह भी बन सकती हैं। अगर वो सरकारी गवाह बन गई फिर तो सबकी वोट लगा देंगी। ये सारी चीजें अरविंद केजरीवाल को डरा रही हैं, इसीलिए वो किसी भी मामले में ईडी के सामने पेश होने से बच रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।